उर्दू आवाज़ टीवी। Welcome back with the life story of Chaudhry Abdul Manan Dervesh VIP Gup Shup एपिसोड 7 के पार्ट 4 में आपकी होस्ट नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ अचीवमेंट, अपनी एबिलिटीज अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं, हमसे राब्ता करें +6148021325 और हमारा ईमेल एड्रेस urduawaztv@gmail.com। आपने अगर अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकॉन के बटन को दबाएंगे तो हमारी आने वाली दिलचस्प वीडियोस को आप सबसे पहले देख और सुन सकेंगे। इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज, वीडियोस आप भी अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो अब हम अपने मेहमान चौधरी अब्दुल मन्नान दरवेश साहब से सुनते हैं कि जब आपको मुलाजमत मिली तब कौन कौन से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा और उन चैलेंजेस को हल किस तरह किया गया। ये सब कुछ इन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे। सो इस एपिसोड के पार्ट 1, 2, 3 को ज़रूर सुनें और हमारे साथ शामिल हो जाएं पार्ट 4 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात आई मुलाजमत की जी। तो मुलाजमत की खातिर ही सब कुछ किया था जी। लेकिन देना तो उस ज़ात ने था ना जी। ये बात फिर याद रखने की है कि जो चीज़ बगैर मेहनत के हमें मिल जाए ना तो उसकी कोई कदर होती और ना बंदा सरवाइव नहीं कर सकता। एक बंदे को डायरेक्ट आप डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लगा दें, एक मामूली सा चपरासी अगर उसके खिलाफ कोई साजिश करना चाहे तो वो मारा जाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि नीचे क्या होता। तो बहरहाल पहले मैंने अल फैसल सेंटर ऑफ द ब्लाइंड की तरफ से 11 साल फ्री एजुकेशन रात दिन लगा के बच्चे बच्चियों को, ब्लाइंड को पढ़ाया क्योंकि हमारे एक ही टीचर थे, वो सरकारी सर्विस की वजह से छोड़ के चले गए थे। उसके बाद उन्होंने पहली दफ़ा सीनियर टीचर एडमिनिस्ट्रेटर की सीट, प्रिंसिपल नहीं था, वो निकाली और कैप्टन मलिक साहब ने मुझे कहा कि आपने लाजमन ये सीट संभालनी, आपके अलावा कोई और बंदा ऐसा नहीं है जो ये कॉम्पिटेंट हो। मैंने कहा मैंने जनाब केबला MA के इम्तिहान देना है। तो कहते बेशक छुट्टी ले लेना, कुछ भी करना, लेकिन ये सीट आपने काम करना। मैंने कहा जी ठीक है। इंटरव्यू हुए, मेरी सिलेक्शन तो हो ही गई। अब कुछ दिनों के बाद MA के पेपर देने थे तो उन्होंने कहा कि छुट्टी ले लें और बकाया जात ड्यूज जो होते वो फिर जब पेपर दे के आ जाएंगे ना तब मिल जाएंगे। मैंने कहा चलो वो तब मिल ही जाएंगे। अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर और सीनियर टीचर मुझे मुकर्रर कर दिया और 3 साल फिर मैंने वहाँ, मेरा एक शेड्यूल था, अगर आपको कोई जानने वाला मिले तो वो गवाही देगा या देंगे जो उस दौर के। मेरा टाइम टेबल या शेड्यूल था कि सुबह 7:30 से रात के 2:30 बजे तक मुसलसल पढ़ाता था। 3 साल लोगों के, बच्चों के, स्टूडेंट्स के, बच्चियां तो दिन को जो थी थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी स्टूडेंट जो हॉस्टल के थे दूसरे थे। और एक कमरा बिल्कुल छोटा सा, जैसे हम बाथरूम कह लें, लेकिन उस कमरे में 9 चारपाइयाँ फंसा के वो बेचारे बच्चे रहते थे और मैंने अपनी चारपाई उस कमरे में इसलिए लगवा ली ताकि उन बच्चों को खामोशी से पढ़ा सकूं। तो बहरहाल वो 3 साल गुजर गए। अब उसके बाद वो रोटरी की तरफ से कर लिया, फिर वापस आ गए। वापस जब मैं आया हूं तो मेरे पास कोई मुलाजमत नहीं थी। अब हाँ, जो बंदा मिले, इतना पढ़ लिया क्या फ़ायदा हुआ, फिर फ़र्क के फ़र्क क्या फ़ायदा हो भाई, फ़ायदा खुदा ने देना ना, मेरा काम था पढ़ना तो मैंने पढ़ लिया। खैर उसके बाद बड़ी लंबी चौड़ी कोशिश के बाद स्पेशल एजुकेशन पंजाब, वो डायरेक्टर ऑफ स्पेशल एजुकेशन पंजाब से हमारे वालिद साहब की कुछ सलाम दुआ हुई तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी कोशिश के बाद 8वें स्केल की एक सीट नई करवा के मुझे लाहौर में सनराइज स्कूल में अपॉइंट करवा दिया। तनख्वाह टोटल 855 रुपए थी, 855। और इसके अलावा इससे पहले जब मैं फैसलाबाद में मुलाजमत करता था मेरी टोटल तनख्वाह 195 रुपए, 195 रुपीज ये थी। ये वक्त
यानी कि 7:30 से 3 बजे तक 2:30 बजे तक पढ़ाना और तनख्वाह है 195। सही। लेकिन वो तजर्बे फिर अब खैर वो वहाँ पे मुलाजमत शुरू की। इसके बाद उन्होंने कहा फैसलाबाद में गवर्नमेंट अपना स्कूल खोल रही पंजाब, वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। चलो जी, वहाँ ट्रांसफ़र कर दी 1-2 दिन। लेकिन असल मेरी जो ख्वाहिश थी, मैंने तो ये स्पेशल एजुकेशन का कभी सोचा भी नहीं था। असल ये था कि मैं पढ़ लूँ, MA कर लूँ, किस तरह प्रोफेसर लग जाऊँ। 81 से 84 तक जो हो सका मैंने किया, गलत सही जायज़ न जायज़, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अगर मैं उन दिनों लेक्चरर या कुछ लग जाता तो ये सारा सिस्टम गया था ना मेरे हाथ से, फिर मैंने रोटरी वालों के पास क्यों जाना था। अब कोशिश की ना, एक दिन मैंने फैसलाबाद में जॉब किया, अगले दिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज समनाबाद फैसलाबाद में उर्दू डिपार्टमेंट में मुझे बतौर प्रोफेसर लेक्चरर जॉब मिल गया। जॉब मिल गया ना, अब इससे पहले एक और मामला हुआ। कुछ महीने पहले मेरा जो FPSC का इम्तिहान था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो उन्होंने कहा कि बताएं कि जाना है कि नहीं जाना। अब मैं उन दोनों इंग्लैंड में था ना, उधर इधर उधर था, तो लोगों ने मशवरा दिया कि बताएं। कैप्टन साहब ने कहा कि बताना नहीं, ज़रा खामोश रहे, बोले देखते क्या जब क्लियर तो हो ही गया ना तो देखते हैं। अब जब मैं वहाँ लग गया ना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, अपना शहर, मुझे उन्होंने उर्दू अदब और उर्दू इस तरह के पीरियड दे दिए। कॉलेजों में क्या होता, और वैसे भी वो काफ़ी ज़रा थोड़ा उतना हल्का ही कॉलेज था थोड़ा, तो चलते रहे। कुछ 3-4 महीने हुए, उसके बाद ये इतला आई कि आपको बतौर सीनियर टीचर अल मखतूम में मुकर्रर कर दिया गया है और 31 दिसंबर से पहले आपने ज्वाइनिंग देनी है, अदरवाइज ये ख़त्म हो जाएगा। असल अंदर चक्कर ये था, बाद में मुझे पता चला कि वो जो उस दौर के वो मुंतज़मीन थे, नंबरदार ठेकेदार, वो किसी भी ब्लाइंड को कबूल नहीं करते थे कि जो सीनियर टीचर होगा कल उसने डिप्टी डायरेक्टर भी होना। पूरी मुखालफत थी। लेकिन मैंने जब ये लेटर आ गया तो लोग बड़ा मसला क्या, अपना बहन भाई कारोबार सब कुछ छोड़ के उधर चला जाओ। इस्लामाबाद तो मैं 1-8 मरतबा पहले गया था, ना रिहाइश का मसला, ना कोई मेरा रिश्तेदार, ना कोई। लेकिन कैप्टन साहब ने मुझे कहा, और मेरी सच्ची बात ये है कि अंदर की सोच थी कि मैंने जब आखिरी दिन था ना मेरा उधर स्विस कॉटेज उधर इंग्लैंड में कॉलेज में जी। तो ये बहुत बड़ी अहम है। एक जब जाने लगे मुझे रुखसत कर रहे थे, एक बंदा कहता आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गो बैक टू योर कंट्री। मैंने कहा नो, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो बैक टू द बैटल फील्ड अगेन। ये मैं बैटल फील्ड में जा रहा हूँ, मैदान जंग में। ये अगर मैंने करना था तो यहाँ वहाँ लंदन में मुझे कमी थी। उन्होंने कहा जी एक बंदा मुझे वो कुछ लोग पीछे पड़ गए, बड़े दोस्त थे, आप ना इस तरह करें, वो जो जॉब प्लेसमेंट अफसर है ना उसके पास हम आपको ले जाते हैं, 10,000 पाउंड सालाना तनख्वाह होगी। मैंने कहा यार मैं क्यों जाऊँ, जो मैंने जाना है करनी नहीं। कहते अच्छा आप शर्म वैसे मुनासिब नहीं ना समझते ना, अच्छा तो हम अपने मुंह से कह दें। मैंने कहा नहीं यार, कहने का मसला नहीं, मैंने अपने सैकड़ों हज़ारों लोगों से वादा किया कि मैं वापस आऊँगा और यहाँ जंग लड़ूंगा आके। तो जनाब उसके बाद फिर ये हुआ कि वहाँ मैंने सीनियर टीचर के तौर पे मुलाजमत तो कर ली जी। ये 31/12/85 ठीक है। अच्छा। जब मेरी स्पेशल एजुकेशन में सर्विस शुरू हुई और सही मानों में बैटल शुरू हुआ, बैटल। फिर अब करें क्या, FPSC के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट है, रोका भी नहीं जा सकता। अब तरीका क्या है कि तनख्वाह ना बनने दें, कभी कोई मेडिकल का इतराज़, कभी कोई। 11 माह मैंने बगैर तनख्वाह के वो ये पिंडी इस्लामाबाद, कभी रेलवे स्टेशन गए, कभी किसी सराय में ठहर गए, कभी किसी दोस्त के घर चले गए। ये हुआ 11 माह जो मैंने गुजारे, और वो बस। और अब किसी से कर्जा भी मांगना तो वो कर्जा भी नहीं देता था, भाई इसने कौन सा वापस कर देना जी।
और हर एक ने कहना वो कॉलेज की इतनी अच्छी मुलाजमत क्यों छोड़ी थी। अब खैर वो उसके बाद क्या हुआ कि असल वो जो राज था बाद में खुला। वो लंबी कहानी थी। बहरहाल जिस दिन मुझे 11 माह का चेक मिला उसके अगले दिन मैं अपनी बीवी को लेके इस्लामाबाद आ गया था। अगर मुझे वो तनख्वाह पहले मिल जाती, बाकी तो जो भी कुछ है पैसे खर्च हो जाते, मेरा घर ना बनता, एक कमरे का सामान कुछ भी नहीं। उस कसम पुरसी की हालत में मेरी शादी हुई। वो शादी वाले मामला तो फिर बाद के ना, कसम पुरसी की हालत में शादी हुई। लेकिन ये है कि आके किसी की मोहताजी नहीं, किसी का कुछ नहीं। फिर मैंने ये सर्विस की। 91 में मेरी प्रमोशन, डिपार्टमेंटल प्रमोशन बतौर डिप्टी डायरेक्टर हुई। अच्छा। वो बड़ा अहम मामला था कि जी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये खुद अपने आप को गवर्नमेंट समझते ना, जो कुत्ते पाले होते गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमने किसी ब्लाइंड को, विजुअली इम्पेयर्ड को जो है ऊपर तो जाने ही नहीं देना, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाने देना। खैर वो बड़ी रुकावटें, बड़ा कुछ हुआ, आखिरकार अल्लाह ने सुन ली और मेरी हो गई डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे डिपार्टमेंटल प्रमोशन। और मैं हकीमुल उम्मत स्पेशल एजुकेशन सेंटर सियालकोट में 3.5 पौने 4 साल मैंने ओवरऑल जॉब किया, क्योंकि वहाँ डायरेक्टर नहीं होते, छोटे सेंटरों में डिप्टी डायरेक्टर ही होते। सही। अब ये हो गया। उसके बाद फिर जब मेरी डायरेक्टर की प्रमोशन होनी थी, उसमें भी वही रुकावटें, वही सब कुछ कोशिश करके। जब चारों तरफ के कुत्ते इकट्ठे हो जाए तो एक 2 टांगों वाला बंदा क्या करे। लेकिन यह है कि उन्होंने वक्ती तौर पे रुकवा दी। 3-4 साल के बाद सेक्रेटरी ने लिख के फैसला दे दिया कि वो जो मेरी प्रमोशन रुकवाने वाला मामला था वो बदनीयती पे मबनी था, एंटी डिसेबल, एंटी ब्लाइंड। अदरवाइज मेरा काम सबसे बेहतर था। अब मेरी प्रमोशन बतौर डायरेक्टर ये हो गई जनाब मई 2005 में। ठीक है। अब क्या करें, अब मेरे खिलाफ क्या करें। 5 से 15 तक 10 साल तो कर ली ना सर्विस, लेकिन ये क्या हल निकाला, बार बार ट्रांसफर करवाएं, बार बार ट्रांसफर। अच्छा। एक सेंटर से, कभी अल-फराबिया, आपको ही पता, अल-मक्तूम में मेरे ऑर्डर हुए और वो झूठ बोल के जाली तरीके से ऑर्डर कैंसिल करके मुझे VREDP भिजवा। VREDP एक ऐसा सेंटर है जिसका मुझे सही तरह से नाम भी नहीं आता था। उसके मतलब क्या माने क्या थे वो तो बात की बात है। लेकिन जब मैं VREDP गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मज़ा तो यही है काम करने वाला। फिर जब वहाँ काम चला, फिर मेरी ट्रांसफ़र करवा के अल-फराबी भेज दिया कि जी वो फिजिकल डिसेबल का, तो वहाँ क्या पता चलना, जो वहाँ पता चल। फिर मसला बना तो NTCSP, जहाँ सबसे ज़्यादा हम लोगों ने लैंडमार्क अचीव किए थे तकरीबन 5-6 साल। मैंने नहीं, आप सैकड़ों की तादाद में मेरे बच्चे फिर उसके बाद जब देखा हो ये गड़बड़ हो गई। फिर एक वो जो CNBP एक बनाया था, 5 साल करोड़ों रुपया खा के वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। साइन मेरे करवाते रहे और करोड़ों रुपया दूसरे खाते रहे। फिर VREDP, फिर इस तरह हुआ तो 2015 यानी कि सितंबर 14 सितंबर 2015 को 30 साल सर्विस मुकम्मल हो गई बतौर डायरेक्टर। और उसके बाद तो जो भी कुछ हुआ, इसके साथ भी बेशुमार बातें। लेकिन सच्ची बात यह है, मैं इस वक्त नमाज का टाइम है, अल्लाह को गवाह बना के मैं कहता हूँ ये कि अक्सर बड़े बड़े सेक्रेटरी, मिनिस्टर रिटायर हो गए तो मर गए, बात ख़त्म हुई। कि लोगों ने जाते हुए देखना और फिर बाद में बैगियती घरों से निकलती। और बेटे सच्ची बात ये है कि मेरी तो सर्विस ही 2015 के बाद शुरू होती। इसके बाद लोगों को पता चल गया कि भाई अब तो मैंने दफ्तर तो जाना नहीं होता। और मज़ा मुझे दफ्तर की मुलाजमत में भी ये था कि कभी अगर मैं सुबह से रात के 12 बजे तक भी बैठूं तो कोई ड्यूटी थोड़ी थी सरकारी के, मुझे कोई बोझ महसूस हो कुछ हो। वो तो मेरी दिलचस्पी का अपना काम था। जितना काम ज़्यादा हो उतना मज़ा। अब ये पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गया। तो अब ये है यहाँ तक कि बहुत ही मुख्तसर स्टोरी। जी सर। तो एक आखिरी बात करने दें जी।
कि एक हाथी जंगल में जा रहा था, उसके कंधे पे एक चूंटी बैठी। हाथी जंगल में जा रहा था तो चूंटी कंधे पे बैठी थी, एक पुल आ गया। चूंटी कहती है, डियर आराम से गुजर जाओगे वरना मैं उतर जाऊं। अच्छा। अच्छा, तो ये आपको मैंने जो थोड़ी बहुत बातें की है उस चूंटी के बराबर भी नहीं। आप देख और सुन रहे हैं लाइव स्टोरी ऑफ चौधरी अब्दुल मन्नान दरवेश, उन्हीं की ज़बानी। तो दोस्तों, मैं आपसे मुलाकात करूंगी इस एपिसोड के पार्ट 5 में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।